दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझते हैं त्वरण के बारे में। चलिए हम लोग समझते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन के हर फैक्ट को हम लोग समझेंगे। किसी गतिशील वस्तु के वेग में प्रति सेकेंड होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो चलिए हम लोग त्वरण के फैक्ट को समझते हैं। त्वरण समझिए क्या होता है। हम लोग समझते हैं त्वरण क्या समझेंगे, हम लोग समझेंगे आज कि त्वरण क्या होता है। एक्सीलरेशन हम लोग समझेंगे। हम लोग त्वरण के बारे में समझेंगे कि क्या होता है त्वरण। किसी वस्तु के वेग में किसी गतिशील वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाले परिवर्तन को प्रति सेकंड होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाले परिवर्तन को एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, यानी त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय। समझिएगा, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, मतलब डेल्टा v अपॉन टी। त्वरण बराबर क्या होता है, डेल्टा v अपॉन टी, वेग परिवर्तन बटे समय। किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकेंड होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। यानी पहले हम लोग त्वरण की डिफिनेशन को समझ लिए हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग मात्रक समझेंगे, उसके बाद विमा समझेंगे, उसके बाद त्वरण का हर फैक्ट समझेंगे कि पर सेकेंड वेग में परिवर्तन कैसे होगा, ठीक है ना। हम लोग हर फैक्ट को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका मात्रक देखते हैं और इसकी विमा देखते हैं क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे। देखिएगा त्वरण क्या होता है। त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय, यानी ऊपर वेग परिवर्तन लिखा हुआ है। जो वेग का मात्रक क्या था, मीटर पर सेकेंड था। तो वेग का जो मात्रक था वो क्या था, मीटर प्रति सेकेंड था। वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड था, लेकिन यहाँ पर क्या है, वेग तो ऊपर है ही है, यानी मीटर पर सेकेंड तो लिखा ही जाएगा, लेकिन एक सेकेंड और नीचे है, तो एक सेकेंड हम इंटू एक सेकेंड और लिख देंगे। तो हम लोग त्वरण का जो मात्रक पाएंगे, क्या पाएंगे, मात्रक, इसका जो मात्रक पाएंगे वो क्या पाएंगे, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स की पावर -2, ठीक है ना। मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2 ये लिख सकते हैं। अच्छा हम लोग ये इसकी विमा की बात करें, इसकी विमा देखें तो क्या हो जाएगा। मीटर को क्या लिख सकते हैं भाई, विमा वेग की क्या होती है, LT की पावर -1। ऊपर वेग है, वेग की विमा क्या होगी, वेग की विमा होगी LT की पावर -1। नीचे क्या होगा, T होगा। ऊपर लेके चले जाएंगे तो विमा क्या हो जाएगी, LT की पावर -2। तो हम लोगों को मात्रक पता हो गया और विमा पता हो गया। एक्सीलरेशन क्या होता है, किसी गतिशील वस्तु के वेग में प्रति सेकेंड होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन बटे समय, यानी त्वरण का जो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है, नीचे समय है तो एक सेकेंड और आ जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, या फिर लिख लो मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स की पावर -2। तो विमा इसको क्या हो जाएगी, वेग की क्या होती है, LT की पावर -1 वेग की विमा होती है। मैंने बता रखा है कि वेग की विमा LT की पावर -1 होती है। नीचे आप टाइम T लिखेंगे, ऊपर T लेके जाएंगे तो LT की पावर -2 हो जाएगी। बात समझ में आई, वेग का मात्रक समझ में आया, वेग की विमा समझ में आई, वेग की डिफिनेशन समझ में आई। जैसे किसी वस्तु का वेग, किसी वस्तु का वेग मैं मान लेता हूँ 40 मीटर पर सेकेंड था, सेकेंड है, तथा उसका त्वरण मैं मान लेता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। मैंने बता रखा है कि इसका मात्रक, त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है।
प्रति सेकंड वेग में होने वाला परिवर्तन ही त्वरण कहलाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु का, देखिए न्यूमेरिकल नहीं है, समझाने के लिए है, किसी वस्तु का वेग जो है वो 40 मीटर पर सेकंड है, लेकिन उसका त्वरण क्या है 10 मीटर पर सेकंड है। मतलब वो वस्तु जो है प्रति सेकंड जो है 10 मीटर पर सेकंड के त्वरण के साथ अपने वेग को बढ़ाती जा रही है। बात को समझिएगा, जैसे इसका प्रति सेकंड वेग को बढ़ा रही है, मतलब एक सेकंड में उसका वेग कितना बढ़ेगा 10 बढ़ेगा, फिर अगले सेकंड उसका वेग कितना बढ़ेगा, फिर 10 बढ़ जाएगा, फिर अगले सेकंड उसका वेग कितना बढ़ेगा, फिर 10 बढ़ जाएगा, फिर अगले सेकंड उसका वेग कितना बढ़ जाएगा, 10 बढ़ जाएगा। बात को समझिएगा, मतलब हर सेकंड पर सेकंड वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। बात समझिए, वेग है, किसी गतिमान वस्तु का कोई वेग है, उस वेग में पर सेकंड जितना वेग में इंक्रीजमेंट होता है उसे क्या कहते हैं हम, त्वरण कहते हैं। प्रति सेकंड वेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। बात समझ में आई? यानी वस्तु का वेग कितना था, वस्तु का वेग था 40, ठीक है ना। अब उसका एक्सेलरेशन कितना है 10 है, तो अगले सेकंड में कितना हो जाएगा 10, फिर अगले सेकंड में कितना बढ़ जाएगा 10, फिर अगले सेकंड में कितना बढ़ जाएगा 10, फिर अगले सेकंड में कितना बढ़ जाएगा 10। बात समझे? बात समझे ना। हर सेकंड में उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड बढ़ता चला जाएगा वेग। बात समझे? यानी उसका जो वेग हो जाएगा, जो उसका वेग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 80 मीटर पर सेकंड। भाई हर सेकंड वेग बढ़ता जाएगा ना, हर सेकंड में प्रति सेकंड वेग में परिवर्तन होगा। 40 था उसका वेग, फिर सेकंड में 10 बढ़ा था, फिर अगले सेकंड में 10 बढ़ा था, फिर अगले सेकंड में 10 बढ़ा था, फिर अगले सेकंड में 10 बढ़ा था। बात समझे नहीं? मतलब पर सेकंड वेग में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। मान लेता हूँ मैं मान लेता हूँ किसी वस्तु का जो त्वरण है वो 4 है। कितना? किसी वस्तु का त्वरण कितना है, मैं मान लेता हूँ किसी वस्तु का त्वरण 4 है। मतलब पर सेकंड वो गति में जो परिवर्तन करेगा वो 4 सेकंड का करेगा। कैसे? हर सेकंड में, जैसे अगर उसने 0 से स्टार्ट किया है तो अगले सेकंड में 4 वेग बढ़ा देगा, फिर अगले सेकंड में 4 और बढ़ा देगा, 8 हो जाएगा, फिर अगले सेकंड में 4 और बढ़ा देगा, 12 हो जाएगा, फिर अगले सेकंड में 4 और बढ़ा देगा, 16 हो जाएगा, फिर अगले सेकंड में 4 और बढ़ा देगा, 20 हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह हर सेकंड वेग में परिवर्तन करता रहेगा। जो वेग में पर सेकंड परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग त्वरण कहते हैं। यानी किसी वस्तु का अगर त्वरण, किसी वस्तु, कोई गतिमान वस्तु है, उस गतिमान वस्तु का अगर त्वरण 4 है, क्या है, त्वरण कितना है 4 है, तो अगले 1 सेकंड बाद, अगले 1 सेकंड बाद वो क्या हो जाएगा, तो 4 बढ़ा देगा मीटर पर सेकंड। फिर अगले 1 सेकंड बाद, फिर अगले 1 सेकंड बाद कितना बढ़ा देगा, फिर 4 बढ़ा देगा। फिर अगले 1 सेकंड बाद कितना बढ़ा देगा, 1 सेकंड बाद फिर 4 बढ़ा देगा। फिर अगले 1 सेकंड बाद कितना बढ़ा देगा, फिर 4 बढ़ा देगा। बात समझ में आई ना। मतलब पर सेकंड वेग में परिवर्तन कितना करता रहेगा, ये 4 का परिवर्तन करता रहेगा। ठीक है ना। यानी प्रति सेकंड वेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। ठीक है ना। हर सेकंड ये 4 बढ़ाता चला जा रहा है। यानी ये 4 सेकंड में इसने कितना वेग बढ़ा दिया, 16 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई ना। ठीक है ना। इसको समझने की कोशिश करो, इतना बढ़ा दिया। ठीक है ना। कोशिश करना समझने की, समझो, थोड़ी लिए समझो। मैं मान लेता हूँ किसी गतिमान वस्तु का जो त्वरण है वो 4 है। मान लेता हूँ 4 है। ठीक है ना। ये एक गतिमान वस्तु है, ये एक वस्तु है, ये गतिमान होगी। ये गतिमान वस्तु है, चलने लगी है, गतिमान वस्तु है। ठीक है ना, चल रही है। ये पर सेकंड अपने वेग में जो परिवर्तन करेगी उसे त्वरण कहेंगे। त्वरण कितना है, 4। मतलब 1 सेकंड में वेग में जो परिवर्तन करेगी 4 कर देगी, 4 बढ़ा देगी। मतलब अगर उस वस्तु का वेग 40 मीटर पर सेकंड है तो अगले 1 सेकंड बाद उसका वेग कितना हो जाएगा, 44 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। पर सेकंड वेग में परिवर्तन। फिर अगले 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद कितना होगा, 44 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 1 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, 48 मीटर पर सेकंड। इसी तरह पर सेकंड वेग में परिवर्तन होता जाएगा। जैसे पहले वस्तु धीरे धीरे गतिमान हो रही है,
पहले वस्तु एक गतिमान वस्तु है, धीरे धीरे चल रही है, लेकिन पर सेकेंड वेग में परिवर्तन करेगी, स्पीड को बढ़ा देगी, फिर धीरे धीरे फिर परिवर्तन करेगी, धीरे धीरे करती रहेगी, फिर स्पीड के साथ चलने लगेगी। मतलब ये वस्तु पहले धीरे धीरे चलती रही, फिर अपने स्पीड को बढ़ाती रही। बात को समझना, ये वस्तु पहले तो गतिमान हुई, धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन ये पर सेकंड वेग में परिवर्तन कर रही थी 4 का, तो स्पीड इसकी क्या हो गई? तेज हो गई। स्पीड तेज क्यों हो गई? क्योंकि इसका एक्सीलरेशन जो था, इसका त्वरण जो था वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। यानी पर सेकेंड वेग में परिवर्तन कितना कर रहा था? 4 कर रहा था। वेग में परिवर्तन 4 कर रहा था। यानी उस वस्तु का वेग 40 था, लेकिन पर सेकेंड वेग में परिवर्तन कर रहा था। पर सेकेंड वेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, इसलिए उसका वेग निरंतर बढ़ता चला जा रहा था। पहले 40 था, फिर 44 हो गया, फिर 48 हो गया, इसी तरह निरंतर उसका वेग बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। जैसे कोई गतिमान वस्तु है, वो धीरे धीरे चल रही है, निरंतर तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है, मतलब गतिमान वस्तु की स्पीड बढ़ती चली जा रही है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पर सेकेंड वेग में होने वाला परिवर्तन जो एक्सेलरेशन कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। बात समझ में आई ना? ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। समझो, फार्मूला समझते हैं हम लोग। ये हम लोग समझ गए कि वस्तु के वेग में परिवर्तन कैसे होगा। मान लेते हैं कि जो उसका वेग था, प्रारंभिक वेग, किसी गतिमान वस्तु का जो प्रारंभिक वेग था, प्रारंभिक वेग जो u था, वो कितना था? प्रारंभिक वेग u होता है, ठीक है ना। वेग में परिवर्तन u होता है, लेकिन बाद में उस वस्तु का वेग क्या हो गया? जब स्पीड उसकी बढ़ गई, एक्सेलरेशन के कारण बढ़ गई, तो उसका क्या हो गया? उसका वेग क्या हो गया? v हो गया। ठीक है ना। बात समझे? इसे प्रारंभिक वेग, इसे अंतिम वेग कहते हैं। तो हम लोग इस फार्मूले से अगर देखें तो a इक्वल्स टू कितना आएगा? वेग में परिवर्तन होंगे कि हम लोग अधिकतम वेग में से न्यूनतम को घटा देंगे, अपॉन t लिख देंगे। ठीक है ना। यही है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन है। अच्छा, इसको देखो, इसको यहाँ मल्टीपल कराओ तो क्या हो जाएगा? at इज इक्वल्स टू v माइनस यू, यानी v बराबर, इस u को इधर भेजो, v को रोको, तो v बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस at। कुछ समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये गति का प्रथम समीकरण है। ये क्या है? गति का प्रथम समीकरण है। ठीक है ना। ये यहाँ से आया है। जो गति का प्रथम समीकरण है, जो गैलीलियो ने दिया था, गति का समीकरण, गति के समीकरण जो दिए थे गैलीलियो ने, वो प्रथम गति का समीकरण इस डिफिनेशन से आया था। बात समझे? त्वरण की डिफिनेशन से v बराबर u प्लस ए टी। गति के और भी समीकरण हैं, लेकिन हम लोग उनको बाद में समझेंगे। एक्सीलरेशन हम लोग समझ चुके हैं कि वेग में परिवर्तन, प्रति सेकंड वेग में जितना परिवर्तन होता है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। थोड़ी देर के लिए हम लोग समझें कि अगर कोई वस्तु, किसी वस्तु का वेग, मैं मान लेता हूँ, अगर मैं समझता हूँ, इधर मैं समझ लेता हूँ, अगर कोई वस्तु है, किसी वस्तु का वेग जो है u बराबर, मैं मान लेता हूँ कि 20 मीटर पर सेकेंड है। किसी वस्तु का वेग 20 मीटर पर सेकेंड है। मैं मान लेता हूँ किसी वस्तु का वेग 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। उसका त्वरण जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो बताओ कि 4 सेकेंड बाद उसका वेग कितना हो जाएगा? 4 सेकेंड बाद उसका वेग कितना हो जाएगा? फार्मूला सामने लिखा हुआ है, यहाँ से निकल सकता है आराम से। क्यों? क्योंकि हर 4 सेकेंड में वो अब वेग को कितना बढ़ा रही? 5 बढ़ाती चली जा रही। बात समझे बात को? हर 4 सेकेंड में बढ़ाती चली जा रही है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, अगर 1 सेकेंड में वो 5 बढ़ा रही है तो 4 सेकेंड में कितना वेग बढ़ा देगी? 20 मीटर पर सेकेंड बढ़ा देगी। बात समझे? 20 मीटर पर सेकेंड बढ़ा देगी। अगर वो एक सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण है उसका, तो 4 सेकेंड में वो कितना वेग बढ़ा देगी? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड बढ़ा देगी। बात समझ रहे हैं? तो अगर हम लोग उसका वेग निकालना चाहेंगे तो u कितना था? 20 था, प्लस a कितना था? 5 था। लेकिन कितने मिनट में बताना है वेग? 4 मिनट में उसका वेग कितना होगा? 20 हो जाएगा। ये मैं सिर्फ वेग उसकी बात कर रहा हूँ, वेग की बात कर रहा हूँ कि वेग कितना बढ़ा देगा वो। बात समझे? उसका वेग 20 पहले से था, लेकिन बढ़ा कितना देगा? हर 5 बढ़ाएगा। हर सेकेंड में 5 बढ़ाएगा। हर सेकेंड, 1 सेकेंड में 5, फिर अगले सेकेंड में 5 10, फिर अगले सेकेंड में 5 15, फिर अगले सेकेंड में 5 20 हो गया। तो ये देखो ना 20। बात समझ रहे? उसका टोटल v इक्वल्स टू
20 और ये कितना हो गया 20, यानी v इक्वल्स टू कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। मेरी बात को समझना, 40 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है ना। उसका वेग कितना हो गया, अब उसका वेग 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा कहता है कि किसी वस्तु का वेग 20 मीटर पर सेकेंड है, उसका त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 4 सेकेंड में उसका वेग कितना हो जाएगा, तो उसका वेग 4 सेकेंड में कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पर सेकेंड वेग में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचो, एक्सीलरेशन कैसा लग रहा है, एक्सीलरेटर के जैसा लग रहा। गाड़ी में क्या होता है, दाहिने हाथ की तरफ एक्सीलरेटर होता है, यानी जैसे ही आप एक्सीलरेटर को बढ़ाएंगे उस वस्तु का वेग क्या होगा, गाड़ी का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक्सीलरेटर मतलब एक्सीलरेशन, वेग में परिवर्तन। बात कुछ समझ में आ रही ना, है ना, इसे ही वेग में परिवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। त्वरण दो प्रकार का होता है, समझिएगा। त्वरण एक होता है त्वरण जो वस्तु के वेग को बढ़ा देता है, एक होता है मंदन, वस्तु के वेग को घटा देता है। मंदन, इसे कहते हैं रिटार्डेशन, इसे कहते हैं रिटार्डेशन। किसी गतिशील वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। बात समझे, किसी गतिशील वस्तु के वेग में अगर वृद्धि होती है, वेग बढ़ता है अगर, तो उसे हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। अगर प्रति सेकेंड वेग उतना ही घटता ही चला जा रहा है, प्रति सेकेंड वेग क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मंदन। वेग में पर सेकेंड होने वाले परिवर्तन, देखो त्वरण में क्या होता था, त्वरण में ये होता था कि वस्तु के वेग में वृद्धि होती थी, मंदन में क्या होगा, वस्तु के वेग में पर सेकेंड उतनी ही कमी होती चली जाएगी, ठीक है ना। बात समझ में आई ना। देखो त्वरण की अगर हम लोग कंडीशन देखें तो दो तरीके से हो सकती है। अगर हम लोग त्वरण की कंडीशन देखें तो दो हो सकती हैं। एक कंडीशन क्या हो सकती है और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है। हम लोग त्वरण की कंडीशन को देखते हैं। त्वरण की दो कंडीशन होती है, एक जब वेग बढ़ेगा क्या होगा, एक जब वेग बढ़ेगा तो जो त्वरण होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। वो क्या होगा, धनात्मक होगा। एक जब वेग घटेगा, वेग क्या होगा, घटेगा तो त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा। त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा। बात समझे, मतलब त्वरण की कंडीशन दो होगी और इसे क्या कहा जाएगा, इसे त्वरण कहा जाएगा और इसे क्या कहा जाएगा, इसे मंदन कहा जाएगा। बात समझ में आई ना। मंदन का मतलब ये होगा कि ये वस्तु के वेग में क्या करेगा, कमी कर देगा। ये क्या करेगा, वस्तु के वेग में क्या करेगा, वृद्धि कर देगा। तो क्वेश्चन ये कहेगा कि किसी वस्तु को विराम में लाने के लिए, क्वेश्चन बोलेगा कि किसी वस्तु को विराम में लाने के लिए कितने त्वरण की आवश्यकता होगी। इसका मतलब ये है कि वस्तु विराम में कब आएगी, जब उसके वेग में कमी होगी। इसका मतलब वो नेगेटिव की बात कर रहा है, यानी वेग घटाने की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन त्वरण वहाँ क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि त्वरण ऋणात्मक इसलिए होगा क्योंकि उस वस्तु के वेग में क्या होगी, कमी होगी। जैसे जैसे वस्तु के वेग में कमी होगी वो वस्तु रुकती चली जाएगी। जैसे कहेगा कि वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही है और त्वरण इतना दिया हुआ है, तो त्वरण को हम क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। लेकिन अगर वस्तु के वेग में कमी हो रही है तो त्वरण क्या लेंगे, हम ऋणात्मक लेंगे। मतलब ये कि किसी वस्तु के वेग में
अगर वृद्धि होगी तो त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर किसी वस्तु के वेग में वृद्धि होगी तो त्वरण धनात्मक लिया जाएगा। अगर किसी वस्तु के वेग में कमी हो रही होगी तो हम लोग त्वरण को ऋणात्मक लेंगे। और जो धनात्मक होगा उस त्वरण को उसे हम त्वरण बोलेंगे, ठीक है ना, त्वरण बोलेंगे। हालांकि त्वरण को दोनों कहा जाता है, मगर इसको बेसिकली मंदन बोला जाता है, क्योंकि गति में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो इसे मंदन कह सकते हैं, क्योंकि वेग यहाँ पर क्या करेगा, घटेगा। तो त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि त्वरण घटता चला जाएगा। इसमें त्वरण क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इसमें त्वरण क्या होगा, घटता चला जाएगा। मतलब जब वेग बढ़ेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, उसे वेग बढ़ेगा तो त्वरण क्या होगा, धनात्मक। अगर वेग घटेगा तो त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक लिया जाएगा। चलिए हम लोग समझते हैं कि क्या होता है अभिकेंद्र त्वरण। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे अभिकेंद्र त्वरण की। इसका मतलब ये अगर अभिकेंद्र त्वरण होगा, इसका मतलब कहीं केंद्र पर त्वरण लग रहा है। मैं मान लेता हूँ कि ये एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है ना, वृत्ताकार पथ है। इसमें कोई वस्तु है जो v वेग से गति कर रही है। इसमें कोई वस्तु है जो v वेग से गतिमान है, ठीक है ना, v वेग से ये वस्तु गति कर रही है। ये जैसे जैसे गति करेगी वैसे वैसे इसकी वेग की दिशा क्या होगी, वो बदलती रहेगी, इधर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद इसका वेग क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद इस वेग की दिशा इधर हो जाएगी। थोड़ी देर बाद इसके वेग की दिशा इधर हो जाएगी। थोड़ी देर बाद इसके वेग की दिशा इधर हो जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा, यानी आप समझिएगा, इसके इस वृत्ताकार मार्ग में वस्तु m द्रव्यमान की, यहाँ पे कोई वस्तु है, m द्रव्यमान की एक वस्तु है, वो वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है। तो अगर वृत्ताकार मार्ग में गति करेगी तो इसके वेग में परिमाण, इसके वेग के परिमाण वही रहेगा, दिशा इसकी बदलती रहेगी। दिशा क्या होगी, बदलती रहेगी। और अगर दिशा बदलती रहेगी तो वेग भी बदलता रहेगा, ठीक है ना, वेग में भी परिवर्तन होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन में भी परिवर्तन होगा। देखिएगा, एक्सेलरेशन वेग बदलता रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये इधर से जाएगी, फिर इधर घूमेगी, फिर इधर घूमेगी, फिर इधर घूमेगी। इसका मतलब ये है कि इसकी दिशा अगर बदलेगी, वृत्तीय पथ की मैं बात कर रहा हूँ, अभिकेंद्र त्वरण की बात कर रहा हूँ। वृत्ताकार मार्ग में वेग का परिमाण स्थिर होता है, लेकिन दिशा क्या होती है, बदलती रहती है। इसलिए परिधि से केंद्र की ओर एक त्वरण काम करता है। परिधि से केंद्र की ओर एक क्या काम करता है, त्वरण काम करता है, जो किधर की ओर काम करता है, परिधि से केंद्र की ओर काम करता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। परिधि से केंद्र की ओर एक त्वरण काम करता है, ठीक है ना, इसे ही अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। इसमें त्वरण क्या काम करेगा, इस परिधि से इस केंद्र की ओर। देखिए, दिशा बदलेगी, वेग की दिशा बदलेगी, इसलिए इसके वेग में परिवर्तन होगा। दिशा अगर नहीं बदलेगी तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। अगर दिशा बदलेगी वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन इन सभी वेग का जो परिवर्तन होगा, जो इनका त्वरण होगा, वो वृत्त के इस केंद्र पर मिलेगा। संपूर्ण वृत्त का त्वरण जो मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वृत्त के केंद्र पर मिलेगा। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, अभिकेंद्र त्वरण कहेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे इसमें देखो, नंबर 1 पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर दिशा बदलेगी तभी वेग में परिवर्तन होगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। दिशा बदलेगी तो वेग में परिवर्तन होगा। तो अभिकेंद्र त्वरण का जो फार्मूला होता है, अभिकेंद्र त्वरण जो होता है वो होता है, अभिकेंद्र त्वरण जो होता है उसका फार्मूला होता है v²/r। अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला क्या होता है, v²/r। इसको डेरिवेशन कर सकते हैं हम, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि a बराबर v²/r कैसे होगा। बट इतना हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाना जरूरी है, ठीक है ना। हाई स्कूल इंटरमीडिएट में इसका डेरिवेशन भी है, वो भी समझाया जाता है। बट हम लोग इतना समझते हैं कि a = v²/r होता है अभिकेंद्र त्वरण, ठीक है ना, अभिकेंद्र त्वरण। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, आपने एक फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला क्या पढ़ा था, फार्मूला पढ़ा था v बराबर r ओमेगा, पढ़ा था v बराबर r ओमेगा। इसकी जगह हम लोग पुटअप कर देते हैं, तो a = क्या हो जाएगा, r इंटू ओमेगा, ऊपर v² है तो स्क्वायर लगा दिया, नीचे r लिख दिया। तो आप देखो a = कितना आ जाएगा, r² इंटू ओमेगा² आएगा अपॉन r से r कैंसिल हो जाएगा, यानी a बराबर कितना आ जाएगा, ओमेगा²r। एक त्वरण का फार्मूला ये होगा, एक त्वरण क्या होगा, v²/r, एक त्वरण क्या होगा, ओमेगा² r। कभी कभी क्वेश्चन में आवृत्ति दे देता है,
जो वस्तु गति कर रही है, गतिमान वस्तु है, वो पर सेकेंड अगर वो कितने सेकेंड में मतलब गति कर रही है, अगर उसकी आवृत्ति दे देता है, एन दे देता है, तो ओमेगा स्क्वायर आर से लगता नहीं है। बट हमने एक चीज़ आपको समझाई थी, ओमेगा का एक फार्मूला मैंने और बताया था, ओमेगा का। ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई एन। कैसे? ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई टी होता है, 1 बाई टी इक्वल्स टू एन, यानी ओमेगा बराबर 2 पाई एन था। अगर हम लोग यहाँ ओमेगा की जगह 2 पाई एन रख दें तो ए इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2 पाई एन का स्क्वायर इंटू हो जाएगा आर। इसका मतलब ए इक्वल्स टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर। इसका मतलब इस फार्मूले का प्रयोग हम लोग कब करेंगे? जब हमें आवृत्ति दी होगी। क्या दी होगी? आवृत्ति दी होगी, ठीक है ना। ए बराबर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर। तो अभिकेंद्र त्वरण हम लोग समझ गए। देखिए अभिकेंद्र त्वरण की डिफिनेशन को गौर से सुनिए। इस वृत्ताकार मार्ग में कोई पिंड m द्रव्यमान का पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, ठीक है ना, v वेग से गति करता है, जिसमें वेग का परिमाण तो स्थिर होता है मगर दिशा उसकी क्या होती है? बदलती रहती है, जिससे परिधि से केंद्र की ओर एक त्वरण लगता है, जिसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, अगर इसकी दिशा बदलेगी, आप सोचिएगा कि अगर आप किसी वेग से सीधी रेखा पे जा रहे हैं, आपको वहाँ से टर्न लेना है, किसी दूसरी दिशा की ओर टर्न लेना है, तो आप उसी वेग से नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब वेग में कमी करना होगा, ठीक है ना, वेग में परिवर्तन करना होगा। इसका मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब इसमें परिधि से केंद्र की ओर एक्सीलरेशन काम कर रहा है। बात समझ में आई ना? इतनी बात समझ में आई होगी। तो जैसे ही इसकी वेग की दिशा बदलती है, वैसे ही इसका वेग भी क्या होता है? बदलता है। अगर दिशा नहीं बदलेगी तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना, एक्सीलरेशन सेम रहेगा। बात समझे ना? तो यहाँ पे a इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर ये फार्मूला होता है, ठीक है ना, इसके डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। एक फार्मूला हमने आपको बताया था अगले वीडियो में कि v बराबर आर ओमेगा, तो हमने v की जगह आर ओमेगा रख के स्क्वायर कर दिया, नीचे आर है, आर स्क्वायर हुआ आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक आर से आर कैंसिल हो गया, ए इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। बट एक फार्मूला होता है ओमेगा बराबर 2 पाई एन। अगर आवृत्ति क्वेश्चन में दी होगी तो हम लोग क्या लगाएंगे? ओमेगा की जगह 2 पाई एन का स्क्वायर इंटू आर, यानी 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलिए हम लोग गति के समीकरण समझते हैं। गति के समीकरण, देखो गति के समीकरण जो थे उसको सर्वप्रथम वैज्ञानिक गैलीलियो ने दिया था, जो इटली के रहने वाले थे। वैज्ञानिक गैलीलियो ने सबसे पहले गति के समीकरण दिए थे, उसके बाद न्यूटन ने भी गति के समीकरण दिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग गैलीलियो के गति के समीकरण को समझते हैं, ठीक है ना। गति के समीकरण हम लोग समझते हैं। गति के समीकरण हम इक्वेशन ऑफ मोशन समझते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन समझते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होते हैं, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। गति के समीकरण को हम लोग समझेंगे। देखो गति के समीकरण किसने दिए थे? वैज्ञानिक गैलीलियो ने दिए थे, ठीक है ना, जो कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे, ठीक है ना। वैज्ञानिक गैलीलियो ने सबसे पहले गति के समीकरण दिए थे, ठीक है ना। बात समझ में आई ना? अच्छा, गति का जो पहला समीकरण था, जो गति का फर्स्ट लॉ था, जो पहला नियम था गति था, v बराबर u प्लस ए टी, हम लोग समझ चुके थे। ये कहाँ से आया था? वेग परिवर्तन बटे समय से। मैंने आपको बताया था त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन, यानी पहले अंतिम वेग v था और फिर u था अपॉन टाइम था, इधर मल्टीपल करा दो तो ए टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v माइनस यू। तो यहाँ से आप v निकाल लोगे तो v बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी। बात समझ में आई ना? यहाँ से आया था गति का प्रथम समीकरण, ठीक है ना, उसको मैंने आपको बता दिया था। इसी तरह सारे समीकरण गैलीलियो ने सिद्ध किए थे। और जो दूसरा समीकरण था वो था यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। गति का द्वितीय समीकरण था, ये गति का दूसरा समीकरण था। तीसरा समीकरण जो था वो था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as
ठीक है ना। ये गति का तृतीय समीकरण था। एक गति का चतुर्थ समीकरण था जो nवें सेकंड का था। nवें सेकंड में चली गई दूरी, अगर क्वेश्चन में कहे कि nवें सेकंड में चली गई दूरी तो उसका फार्मूला एक गैलीलियो ने दिया था, s बराबर u प्लस a/2 2t माइनस 1, ठीक है ना। ये nवें सेकंड का है, ये फार्मूला किस सेकंड का है, nवें सेकंड में, ठीक है ना। चली गई दूरी, अगर ये nवें सेकंड में चली गई दूरी पूछता है तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे। सर्वप्रथम गति के समीकरण किसने दिए थे, वैज्ञानिक गैलीलियो ने दिए थे। वैज्ञानिक सर्वप्रथम गति के समीकरण जो थे वैज्ञानिक गैलीलियो ने दिए थे, जो इटली के रहने वाले थे। जो गति का प्रथम समीकरण था v बराबर u प्लस at था, ये गति का प्रथम समीकरण था। गति का द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर था। गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as था। गति का चतुर्थ समीकरण जो था वो था s बराबर u प्लस a/2 2t माइनस 1। ये nवें सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात करने के लिए, अगर दूरी ज्ञात करने के लिए पूछेगा तो ये यहाँ पर फार्मूला लगेगा nवें सेकंड या tवें सेकंड में, nवें सेकंड या tवें सेकंड में आप लिख सकते हैं। चली गई दूरी का ये फार्मूला था, ठीक है ना। ये समझ में। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं इसमें बताने लायक है जो मैं बता देता हूँ क्या है। यहाँ पर देखिएगा जो v है वो क्या है, v क्या है, v है अंतिम वेग। v क्या है, वस्तु का अंतिम वेग है। बात समझ में, कामा हम लोग u समझते हैं। u क्या है, प्रारंभिक वेग है, ठीक है ना। उसके बाद यस क्या है, विस्थापन। यस क्या है, विस्थापन है, चली गई दूरी है, दूरी है, क्या है, वस्तु द्वारा तय दूरी है या विस्थापन हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। और समझते हैं ए क्या है, वस्तु का क्या है, ए वस्तु का त्वरण है। बात समझ में, ए क्या है, वस्तु का त्वरण है। यानी वी क्या है, अंतिम वेग, यू क्या है, प्रारंभिक वेग, एस क्या है, चली गई दूरी या विस्थापन, या वस्तु का क्या है, ए त्वरण है, ठीक है ना। ये बात समझ में आई ना। पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, चौथा समीकरण s बराबर u प्लस a/2 2t माइनस 1, यानी tवें सेकंड में चली गई दूरी, nवें सेकंड में चली गई दूरी बताओ। क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा कि nवें सेकंड में चली गई दूरी बताओ, तो हम लोग इस वाले फार्मूले लगाएंगे। अगर कहेगा कि किसी वस्तु को विराम में लाने के लिए ऐसी भाषा बोल रहा है तो u0। अगर कहेगा कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो u0। बात समझ में, u0 होगा। देखिए बात को समझिए, अगर पहली कंडीशन में हम लोग इसको देखते हैं, अगर अंतिम वेग दिया रहेगा, प्रारंभिक वेग दिया रहेगा और समय दिया रहेगा और कहेगा त्वरण बताओ, तो हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है ना, लगाएंगे। अगर इतनी चीज़ें दी रहेंगी तो हम लोग v बराबर u प्लस ए टी निकालेंगे, या u दिया रहेगा, a दिया रहेगा, t दिया रहेगा, अंतिम वेग पूछेगा तो v हम लोग निकालेंगे। बात समझ रहे हो। अगर विस्थापन निकालने के लिए बोलेगा वो अंतिम प्रारंभिक वेग दिया रहेगा और समय दिया रहेगा, ठीक है ना, त्वरण दिया रहेगा और कहेगा बताओ वस्तु कितना विस्थापित हुई, ठीक है ना, या चली गई दूरी बताओ, वस्तु द्वारा तय दूरी बताओ, तो हम लोग s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकालेंगे। अगर केवल वस्तु का अंतिम वेग दिया रहेगा, प्रारंभिक वेग दिया रहेगा, त्वरण दिया रहेगा और कहेगा कि बताओ वस्तु ने कितनी दूरी तय की, यानी कितना विस्थापन तय किया, कितनी दूरी तय की, तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगा देंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। कहेगा कि nवें सेकंड में चली गई दूरी बताओ, वस्तु द्वारा nवें सेकंड में तय दूरी बताओ। अगर ऐसा क्वेश्चन में बोलेगा तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे s बराबर u प्लस a/2 2t माइनस 1, हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे। देखिए हम लोगों ने त्वरण पढ़ा, हम लोगों ने मंदन पढ़ा, हम लोगों ने अभिकेंद्र त्वरण पढ़ा, हम लोगों ने अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला पढ़ा, a बराबर v स्क्वायर बाई r पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने गति के समीकरण पढ़े। तो गति के समीकरण किसने सर्वप्रथम दिए थे, वैज्ञानिक गैलीलियो ने दिए थे, जो इटली के रहने वाले थे। पहला समीकरण था v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण था s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा समीकरण था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as और चौथा समीकरण जो था वो था s बराबर u प्लस a/2 2t माइनस 1, वो nवें सेकंड के लिए था। तो ये समीकरण हम लोगों ने सीखे। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जितने भी न्यूमेरिकल अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं
हैं उसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। हम लोग पूरे न्यूमेरिकल लेके आएंगे, न्यूमेरिकल के हर फैक्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल अगर एग्ज़ाम में देगा, रेलवे के एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर न्यूमेरिकल देगा तो न्यूमेरिकल की भाषा क्या होगी, किस भाषा में न्यूमेरिकल आएंगे, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल समझेंगे। इस गति के समीकरण के हर न्यूमेरिकल को हर तरीके से, हर पहलू से हम लोग समझेंगे कि न्यूमेरिकल किस तरीके से आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।